दोस्तों, इंसान ने अपने मनोरंजन के लिए कई अलग अलग तरह के खेलों का निर्माण किया है, जिसको खेलकर और देखकर लोगों को खुशियां मिलती हैं। और इन्हीं खेलों में से एक है रेसलिंग, जिसकी शुरुआत वैसे तो आज से कई सौ साल पहले ही हो गई थी, लेकिन इसे इंटरेस्टिंग बनाए रखने के लिए इसमें कई सारे बदलाव किए जाते रहे हैं और इसी वजह से आज भी इस खेल को देखने के लिए लंबी लाइनें लग जाती हैं। वैसे तो पूरी दुनिया में रेसलिंग के कई अलग अलग टाइप्स होते हैं, लेकिन फिलहाल आज हम बात करेंगे WWE यानी कि वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट के बारे में, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला रेसलिंग फॉर्मेट है। और दोस्तों, अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आप में से ज्यादातर लोग WWE के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन जो नहीं जानता उन्हें मैं बता दूं कि यह दुनिया की सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी है, जिसने कि हमें जॉन सीना, अंडरटेकर, रोमन रेंस, हल्क होगन और ब्रॉक लेसनर की तरह ही बहुत सारे शानदार रेसलर दिए हैं। और दोस्तों, WWE के रॉ और स्मैकडाउन की तरह ही कई सारे हाई प्रोफाइल प्रोग्राम्स 150 से भी ज्यादा देशों में ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं। इसके अलावा WWE हर साल रेसलमेनिया की तरह 12 पे पर व्यू इवेंट होस्ट करता है। साथ ही इसके दुनिया भर में लगभग 320 लाइव इवेंट भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। हालांकि यह तो हो गई WWE के कामयाबी की बात, लेकिन इसे सफल बनाने में बहुत सारे लोगों की सालों की मेहनत लगी हुई है। दरअसल इस मीडिया कंपनी की शुरुआत 1963 में दो रेसलिंग प्रमोटर्स ने मिलकर की थी। पहले विंस मैकमोहन सीनियर और दूसरे टूट्स मोंट। एक्चुअली प्रो रेसलिंग के शुरुआती दौर में रेसलिंग टीम्स को टेरिटरीज के हिसाब से बांटा गया था और टेरिटरीज के इन ग्रुप्स को नेशनल रेसलिंग अलियंस कहा जाता था, जिसमें कि हर ग्रुप के प्रमोटर्स यानी कि इसे मैनेज करने वाले अलग अलग होते थे। और ऐसे ही दो टेरिटरीज के प्रमोटर्स ने नेशनल रेसलिंग अलियंस के नियमों से तंग आकर खुद की रेसलिंग कंपनी खोलने की सोची और अपनी इस थिंकिंग पर काम करने के बाद से उन्होंने 1963 में WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड रेसलिंग फेडरेशन की शुरुआत की। और अपनी शुरुआत के कुछ सालों के बाद ही यह कंपनी लोगों में बहुत ही तेजी से लोकप्रिय होने लगी। और इसके पीछे की जो मुख्य वजह थी वह यह थी कि WWF औरों के मुकाबले उच्च दर्जे की प्रो रेसलिंग करवाने में कामयाब रही थी। साथ ही इस कंपनी में रेसलर्स बिना किसी बंदिश के आजादी के साथ अपना काम कर सकते थे। और इस कंपनी ने विज्ञापन में भी बहुत पैसे उड़ाए, जिस वजह से लोग इस कंपनी से जुड़ते हुए चले गए। हालांकि इसी बीच 1976 में कंपनी के को फाउंडर टूट्स मोंट का निधन हो गया, जिसके बाद से आगे के पूरे काम की जिम्मेदारी विंस मैकमोहन सीनियर के कंधों पर आ गई। हालांकि विंस मैकमोहन सीनियर थोड़े पुराने सोच के व्यक्ति थे और उनको लगता था कि एक रेसलर को सिर्फ रेसलिंग करनी चाहिए, इसके अलावा उन्हें किसी भी टाइमलाइट से दूर रहना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने उस समय के स्टार रेसलर हल्क होगन को भी अपनी कंपनी से निकाल दिया था, क्योंकि हल्क ने उस समय एक मूवी में काम कर लिया था। और फिर आगे चलकर 1979 में WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड रेसलिंग फेडरेशन का नाम बदलकर WWF यानी कि वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन कर दिया गया। और 1980 आते आते कंपनी ऊंचाइयों की बुलंदियों को छू रही थी। हालांकि विंस मैकमोहन सीनियर ने 1983 में WWF को संभालने की जिम्मेदारी अपने बेटे विंस मैकमोहन को दे दिया। और इसके साथ ही WWF अब नए दौर में प्रवेश कर चुका था, क्योंकि जहां विंस मैकमोहन सीनियर रेसलर्स को टाइमलाइट से दूर रखते थे, वहीं उनके बेटे विंस मैकमोहन बिल्कुल ही अलग थे। वह समझ चुके थे कि अगर कंपनी को और भी ऊंचाइयों तक ले जाना है तो उन्हें समय के साथ बदलना होगा। और इसी सोच के साथ विंस मैकमोहन ने हल्क होगन को दोबारा से WWF के लिए साइन किया और उन्हें ही WWF का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। और फिर इस टाइमलाइट को देखते हुए दूसरी टेरिटरीज के बड़े बड़े रेसलर्स भी इस कंपनी के साथ जुड़ने लगे और अब WWF पूरी दुनिया पर राज करने लगा था। और फिर आगे चलकर विंस मैकमोहन ने कई सारे टेलीविजन चैनल से डील की और अब उनके शोज पूरी दुनिया में दिखाए जाने लगे। और फिर 1985 में पहला रेसलमेनिया इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, जो कि लोगों के बीच बहुत पॉपुलर हुआ। और फिर इस इवेंट की सफलता को देखकर मैकमोहन समझ गए थे कि लोग आखिरकार देखना क्या चाहते हैं। और फिर आगे चलकर उन्होंने समर स्लैम, सर्वाइवर सीरीज और रॉयल रंबल जैसे कई और पे पर व्यू इवेंट शुरू किए। हालांकि 1991 में WWF के रेसलर्स पर स्टेरॉइड इस्तेमाल करने के संगीन आरोप लगाए गए, जिसकी वजह से विंस मैकमोहन पर केस भी चलाया गया था। और इस दौर में WWF की लोकप्रियता काफी तेजी से नीचे आई, लेकिन विंस मैकमोहन पर लगे आरोप कोर्ट में गलत साबित हुए और उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। लेकिन अब WWF को पटरी पर लाने के लिए विंस मैकमोहन को कुछ नया, कुछ अलग करने की जरूरत थी। इसलिए उन्होंने रॉ की शुरुआत की, जो कि हर मंडे को टीवी पर ब्रॉडकास्ट किया जाता था। और इस प्रोग्राम ने WWF को वापस से लोगों के दिलों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।
और फिर आगे भी WWF ने स्मैकडाउन नाम से एक और प्रोग्राम की शुरुआत की और यह प्रोग्राम भी लोगों को खूब भाया। और फिर 2002 में WWF का नाम एक बार और बदलकर WWE यानी कि वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट कर दिया गया और तभी से इसी नाम के अंतर्गत हम प्रो रेसलिंग का लुत्फ उठाते हैं। और दोस्तों अंत में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि WWE ने हमें एंटरटेन करने के साथ साथ रेसलर्स को भी एक अच्छा एक्सपोजर दिया और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से आगे भी यह कंपनी हमारा मनोरंजन करती रहेगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।